हम उसकी बेसिक्स को पहले, इसके अंदर वो पता नहीं फर्स्ट पेज आपने मुझे भेजा नहीं, तो आई डोंट हैव वो मतलब सिलेबस लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाला पेज इसमें गिवन नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ इट। उन्होंने यहाँ पे लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, क्योंकि वो इसमें टाइम्स एंड अगेन आएगा। तो इन फिजिक्स दे से कि नॉर्मली हीट एंड टेम्परेचर को साइड बाय साइड यूज कर लेते हैं, बट दे बोथ आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास। हीट जो है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। और थर्मल इक्विलिब्रियम भी इसी वजह मैं इसको इस वजह से डिफाइन कर रहा हूँ कि थर्मल इक्विलिब्रियम उसी के कॉन्टेक्स्ट में आता है हमारे पास। एंड टेम्परेचर जो होता है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, या इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। वी नो दैट की टेम्परेचर इज मेजर्ड इनटू डिग्री सी और केल्विन और फ़ारेनहाइट, वेयर हीट सेंसिटिव एन एनर्जी, तो उसका यूनिट क्या होगा हमारे पास? जूल। अब जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, इट इज अचीव्ड व्हेन बोथ the bodies attain same temperature। ठीक है। जब सराउंडिंग एंड सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम का। जैसे मैंने एक हॉट ग्लास ऑफ वाटर रखा 100 डिग्री सी के ऊपर, एंड इसका व्हेन इट विल रीच टू 37 डिग्री सी, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है? 23 डिग्री सी या 24 डिग्री सी आई गेस होता है, या लेट्स से 25 डिग्री सी होता है। तो जब वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सी हो जाएगा एंड सराउंडिंग टेम्परेचर भी 25 डिग्री सी, दिस स्टेट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड द यस। मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम? और जब थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, कोई हीट फ्लो हमारे पास नहीं होता। अप टिल हीट वो, फॉर एग्जांपल अगर कोई कोल्ड चीज रखी है तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, और व्हेन इट विल अटेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, तो दिस वुड बी द स्टॉप पॉइंट दैट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास। ठीक है। अब सिस्टम एंड सराउंडिंग का तो आपको पता है ना, हम लोगों ने वो किसी और चैप्टर में भी पढ़ा। सिस्टम जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है उसको सिस्टम कहते हैं। एनीथिंग अराउंड द सिस्टम वुड बी नोन एज सराउंडिंग। बाउंड्री ऑफ द सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एंड सराउंडिंग के दरमियान में, फॉर एग्जांपल बीकर है, बीकर की वॉल्स जो हैं, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द बाउंड्री ऑफ इट। क्लोज एंड ओपन सिस्टम, एज द नेम इंडिकेट्स, कि अगर हमारे पास आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं है, हमारे पास सिर्फ हम सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम क्लोज सिस्टम का नाम देते हैं। और जो ओपन सिस्टम होता है वो ओपन सिस्टम ही होता है हमारे पास, जिसमें हीट एक्सचेंज हो सकता है फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके। यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ कि इट इज अ सिस्टम इन विच हीट एनर्जी कैन एंटर और लीव द सिस्टम बट मास कैन नॉट डू ईदर। एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम इज अ कंटेनर दैट इज क्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स। ठीक है। ओपन सिस्टम हमारे पास क्या होगा? सिस्टम इन विच बोथ हीट एनर्जी एंड मास कैन एंटर और लीव इट इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। यहाँ पे उन्होंने बस एक पॉइंट ऐड कर दिया, लेकिन लास्ट में देखो उन्होंने वही बात लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल अ कंटेनर क्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स इज अ क्लोज सिस्टम। डिफरेंस उन्होंने क्या रखा है कि अगर हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सके बट मास नहीं एक्सचेंज हो सके तो उसको क्लोज सिस्टम कहेंगे। इफ बोथ कैन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग तो उसको ओपन सिस्टम का नाम देंगे हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने हमने हीटेड वाटर रखा है, तो वी नो दैट कि वाटर जब इवेपोरेट होगा तो क्या उसका मास में कमी आएगी कि नहीं आएगी? जब वाटर सिस्टम से इवेपोरेट होगा तो मास में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। ठीक है। सो सच अ सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा होता है जिसमें ना तो हमारे पास कुछ इंटर होता, मतलब आउटसाइड इंटरफेरेंस बिल्कुल ही नहीं होती, ना तो हीट इंटर होती है ना हीट आउट होती है। बेसिकली जो सिस्टम्स है ना, हम आगे जाके आइसोथर्मल आइसोथर्मल
एंड एडियाबैटिक सिस्टम्स पढ़ेंगे, वहां पे ये चीज दोबारा अप्लाई होगी। ठीक है। डू वी अंडरस्टैंड अप टिल हियर? मैं बुक की रीडिंग आप लोगों को बाद में करवा दूंगा। कैन आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट? जी सर। व्हाई इज तलहा सो क्वाइट टुडे? तलहा ओके सीन है? इज ही इन द क्लास और नॉट? क्लास में था सर। चलो, अगर कुछ नहीं बोल रहा तो लेट्स टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। ठीक है, इज नोन एज थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी का रिलेशनशिप हमने बिल्डअप करना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जो यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन लिख के दी हुई है ना, 2 3/2 kT और 1/2 mv स्क्वायर, इन एनर्जीज की जब डेरिवेशंस करते हैं तो लेट मी सी, अगर उन्होंने डेरिवेशन दी हुई है तो ठीक है, वरना मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। एप्लीकेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। नहीं, उन्होंने नहीं की हुई है। Basically, these equations come into existence by the following laws. हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पहले कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, वहां से हमारे पास इक्वेशन आती है 1/2 n k t वाली। ठीक है, या जो उसमें 1/3 kT की इक्वेशन दी हुई है। क्या इक्वेशन दी हुई है? 2/3 k की दी हुई है ना? हाँ, 3/2 kT की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है। अच्छा, डू यू गैस रिमेम्बर, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की क्वेश्चन की थी? ये जनरल गैस इक्वेशन होती है, यस। आइडियल गैस लॉ होता है। यहाँ पे हमारे पास पी किसको शो कर रहा होता है? प्रेशर को। वी वॉल्यूम को। एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। आर जनरल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमने की थी, क्या होती है? 0.0821 भी होती है, एंड यूनिट्स पे वेरी करती है, तो 8.314 भी होती है। यहाँ पे हम इसकी ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, जाउल्स पर मोल इनटू केल्विन की। और टी हमारे पास क्या होता है? टेम्परेचर। अब अगर हम एन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, एन हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो एन ओवर एन ए यहाँ अगर हम लोग पुट कर दें, हमारे पास एन ए हमारे पास क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर होता है। स्पेलिंग ही पूछा है, एवोगाड्रोस नंबर। और एन जो होता है वो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कुछ इस तरह की चीज होती है हमारे पास। ठीक है, इनटू आर इनटू टी। मैं साइड पे लिख भी देता हूँ कि मैंने एन की जगह पे लिखा है, एन जो होता है वो एन इंटू एन ए की इक्वल होता है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, एवोगाड्रोस नंबर और आर दोनों क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। तो मैं अगर इक्वेशन को रीअरेंज करूँ इनटू दिस, के आर ओवर एन ए इंटू एन टी, ठीक है, ये मेरे पास क्या बन जाता है? कांस्टेंट, और इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी फिक्स वैल्यू होती है कि अगर हम 8.314 और 6.02 टेन पर 23 वैल्यू पुट करें तो दिस कम्स आउट टू बी 1.2, सॉरी 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जाउल्स पर केल्विन की इक्वल होता है ये हमारे पास। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? पी वी इज इक्वल्स टू एन के
टी। अब प्रेशर की क्वेश्चन हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल ऑफ दिस इक्वेशन सिंस उसने यहाँ पे डेरिवेशन नहीं की हुई। तो जस्ट बेयर विद मी कि उसकी वैल्यू हमारे पास आती है प्रेशर की। आई वुड आई वुड डू इट फॉर यू समडे, बट अभी अभी के लिए सिर्फ याद कर लो, ये होता है एन ओवर वी इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जहां पे ये ब्रैकेट्स लगी हुई होती है ना, इनका मतलब होता है एवरेज। और 1/2 mv स्क्वायर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो पी वी किसके इक्वल आ जाएगा? 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी का। ओके। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में रिलेट करें, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन को, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू n k t। तो k से कैंसिल आउट हो जाएगा, और सॉरी n से कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड हमें इक्वेशन क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 k इंटू टी। और वही जो इन्होंने इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है ना, सॉरी कहाँ पे है? हाँ गई वो इक्वेशन, ये नहीं, 3/2 kT वाली, वो बेसिकली इस तरीके से ड्राइव हुई है। यस सर, क्लियर था। स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं सिस्टम के, उन्होंने यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ है कि स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं कि पाथ फॉलो क्या किया। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो स्टेट फंक्शन हम डिस्कस करते हैं, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, प्रेशर स्टेट फंक्शन होता है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन होता है हमारे पास, एंड टेम्परेचर जो है हमारे पास स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है। तो दीज फोर आर द स्टेट फंक्शंस जिनको हम बिना which path is followed के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हम दोनों को साइड बाय साइड ही ले लेते हैं। दे ऑल आर कंसिडर्ड एज द स्टेट फंक्शंस। फिर आ जाता है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशंस। ये मैंने आपको पीवी एन आर टी ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया है। आर जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने 8.314 लिखा हुआ है। ये वो उन्होंने इक्वेशन की डेरिवेशन की हुई है। आर ओवर एन ए के इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एन इज इक्वल टू एन पी वी इंटू एन के टी। के की वैल्यू उन्होंने देखो वही जो मैंने आपको बोला था, उन्होंने वैल्यूज पुट करके 1.3 इंटू 10⁻⁻23। सो वन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के इंटू टी। ओके। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज द सेक्शन दैट एक्सप्लेन्स के जो हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं, वो उनमें कौन कौन से पॉइंट्स को हमने अपने माइंड के अंदर रखना होता है। इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं डू नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन ईच अदर अनटिल अनलेस दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है। अगर दो गैस के पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जब तक वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे दे वुड नॉट अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। तो इसके कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, लेट मी सी कि अगर उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए, हाँ यहाँ पे लिखे हुए, सो आई डोंट हैव टू राइट इट डाउन। The first point of this is कि finite volume of gases contains large number of molecules. The size of the molecule is much smaller than the separation between them. The gas molecules are in a random motion and they change their direction upon every collision. Collision between the gas molecules themselves and walls of the container is perfectly elastic. Perfectly elastic का मतलब क्या होता है? Their kinetic energy remains conserved and molecules do not exert any force on each other during collision. अब उन्होंने कंडीशन फॉर रियल गैस टू बिहेव एज एन आइडियल गैस में वो ये कहता है कि उसने अब एन की जगह पे, हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था ना, मास ऑफ गैस ओवर मोलर मास से, तो उसने वहां पे उसकी जगह पे ये पुट कर दिया है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जब एम ओवर वी करेंगे तो एम ओवर वी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी। सो पी, ये एम उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, वी इधर आ गया, तो पी एम विच इज प्रेशर इंटू मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम आर एन टी, विच मीन्स के हमारे पास आर तो कांस्टेंट है ना हमारे पास यहाँ पे, अगर हम आर को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनली का साइन आ जाएगा। और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एम एन टी। अगर ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी तो इनमें
temperature हमारे पास they could behave as a ideal gas. So at low pressure and high temperature the density of a gas will be low because high inverse relationship है तो density of the gas would be low. The distance between gas molecules will be large and intermolecular force are negligible. Therefore, real gas behaves as an ideal gas. At high pressure and low temperature, the density of the gas will be high. वो खैर उन्होंने आगे बात लिखी हुई है. जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है थर्मोडायनामिक्स वाला, प्रेशर ऑफ अ गैस एंड थर्मोडायनामिक्स, इसके अंदर हमने वर्क की इक्वेशन ड्राइव करनी है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. फॉर दैट वी नो कि वर्क डन किसकी इक्वल होता है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो एफ इंटू टी. हमने पढ़ा हुआ है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी. एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आता है ना, एरिया वॉल्यूम। तो हमारे पास कांस्टेंट रहता है तो डिस्प्लेसमेंट में ही सिर्फ चेंज प्रोड्यूस हो सकता है. तो एरिया इंटू चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, डेल्टा वी के. तो प्रेशर सॉरी वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू डेल्टा वी के इक्वल है. ओके. सो यस वर्क सर। डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू डेल्टा वी. अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट याद रखना है और दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, सो इफ हीट इन एंड वर्क आउट होता है इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड हीट इज गिवन आउट तो इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव. ठीक है, हीट को हम यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैन वी रिमेंबर दिस? पॉजिटिव क्या होगा, वर्क डन होगा। आपने जब ऑब्वियसली सिस्टम को हीट देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और कोई ना कोई वर्क डन होगा. जैसे आप कंसिडर करो यहाँ पे मे भी शायद उन्होंने पिस्टन्स बनाए हुए, हाँ. अगर आप मैं इसमें इसको हीट देता हूँ, ठीक है, तो उसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा और ये पिस्टन क्या होगा, अपवर्ड मूव होगा. तो हीट इन एंड वर्क आउट दिस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. ठीक है, उस प्रेशर की वजह से ये पिस्टन का जो वो है वो अपवर्ड्स मूव होगा एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव. तो हीट इन एंड अब जो ये पढ़ किस लिए रहे हैं हम लोग, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि दे वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये कहता है कि जब भी हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं सम ऑफ दैट एनर्जी इज यूटिलाइज in bringing the change in internal energy plus some of it is utilized in doing work by the system. This is known as first law of thermodynamics. ठीक है. Whenever a heat is given to a system, it brings change in internal energy plus some of it is utilized in doing work by the system. बिकॉज हमने पॉजिटिव लिया है तो इट इज कंसिडर्ड बाय द सिस्टम. तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव लिखते तो इसका मतलब क्या होना था, ऑन द सिस्टम. डू वी अंडरस्टैंड हियर? अब यहाँ पे उसने यस। वो पॉइंट डिस्कस भी किया हुआ है कि व्हेन गैस एक्सपेंड इट इज सेड दैट वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग. ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द गैस द फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम. सो वी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करेंगे तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा. बट जब हम कंप्रेशन करते हैं व्हेन वर्क इज डन ऑन द गैस, मैं पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करता हूं तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज. तो फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन द इनिशियल वॉल्यूम तो वर्क डन हमारे पास किस में आएगा, नेगेटिव में. हेंस जस्टिफाइड कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसिडर्ड नेगेटिव. ओके. ठीक है सर। और ये गैस लॉस तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. गैस बॉयल्स लॉ में क्या बताता था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. अगर मैं उसी इक्वेशन पे जाऊं
ये जो पी वी इज टू एन आर टी वाली इक्वेशन की थी, तो पी वी किसके इक्वल आ जाएगा, एन आर टी के। अगर टी को मैंने कांस्टेंट रखना है, एन और आर ये भी कांस्टेंट ही होता है, तो ये पूरा फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो पी वी किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के। और पी किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट ओवो वॉल्यूम के। और मैं कांस्टेंट का साइन रिमूव करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और साथ में ये आ जाएगा। ठीक है। ठीक सिमिलरली है। चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या होता था, चार्ल्स लॉ में ये कहता था कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोवाइडेड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। अब अगेन इसी इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करो, जो हमने पी वी इज इक्वल टू वो वाली करी है इक्वेशंस के अंदर, पी वी इज इक्वल टू एन के टी, तो पी वी इज इक्वल टू एन के एन टी। अब यहां से v किसके इक्वल आ जाएगा, एन के टी ओवर पी। एन के एंड पी तीनों कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, कांस्टेंट इनटू टी। कांस्टेंट का साइन रिमूव करेंगे तो v इज प्रोपोर्शनल टू टी। और जो गेल यूकेस लॉ है, ये हमें ये कहता है कि अगर हम उसको कांस्टेंट रखें तो प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्टली, प्रेशर और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोवाइडेड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। So P is proportional to T, and P is equals to constant into T, and P over T is equals to क्या आ जाएगा, constant। सेम P V is equals to N K T N R T वाली इक्वेशंस को यूज करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस जो है हम लोगों ने यहाँ पे जस्टिफाई किया। यू शुड रिमेम्बर द ग्राफ, कि जब आप गेल्यूकस का ग्राफ करेंगे तो टेम्परेचर एंड प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप इन दोनों का इस तरीके से, कॉज वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इस वजह से इट वुड स्टार्ट समवेयर along the y-axis, and PV is equals to nRT में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। आपको इनकी शेप्स जो है वो याद होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशंस और इनके रिलेशनशिप्स जो शॉर्ट टर्म में आते हैं वो भी याद होने चाहिए हमारे पास। एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो मैंने अभी बताया कि व्हेन हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। एंड प्लस क्यों आ रहा है साइन, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर सॉरी, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द इन्वायरमेंट, अगर ऑन द सिस्टम होता तो हमने क्या करना था, नेगेटिव आ जाना था हमारे पास। और इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जब आप हीट देंगे टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके। जी सर। इन जो नेक्स्ट पार्ट उसमें आता है, प्रेशर तक तो हमने कर लिया था। जो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ में आ गया ना हमें, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यस सर। ओके। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस जो हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेसिस पे डिस्कस होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेसेस वो होते हैं कि मतलब इट इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड जो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं उसमें जो है नो हीट इज एंटर्ड और लीव्स द सिस्टम। ठीक है। ये दो छोटे से टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमने याद रखना है। आइसोथर्मल प्रोसेसेस कौन से होते हैं, द काइंड ऑफ प्रोसेसेस in which the temperature is kept constant। ठीक है। और a process which is carried out at a constant temperature is known as isothermal process, and a process in which no heat enters or leaves the system is known as adiabatic process। तो अगर हम थर्मल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेसिस के ऊपर इक्वेशंस को करें तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W की हमने इक्वेशन पढ़ी थी। ओके। विच मीन्स कि अगर जी हम सर। आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करें और हमें पता है कि स्क्रीन शेयरिंग इंटरनल ऑफ हो गया एनर्जी सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इफ वी आर कैरिंग आउट समथिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, एंड ऑल ऑफ द हीट एनर्जी विल बी यूटिलाइज इन डूइंग वर्क बाय द सिस्टम। ठीक है।
बिकॉज पॉजिटिव डब्ल्यू आ रहा है तो इट मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिमिलरली अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या बात की है, नो हीट इंटर्स और लीव द सिस्टम, विच मींस क्यू इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है। सो इफ वी अप्लाई दिस तो डेल जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू एंड डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। इनके जो ग्राफ्स होते हैं इनको हम आइसोथर्म्स कहते हैं और इनको एडिएबैट्स बोलते हैं। ओके। इनके ग्राफ्स जब हम बनाते हैं यस सर। आइसोथर्म्स एंड एडिएबैट्स कहते हैं, एंड दीज ग्राफ्स आर ड्रॉन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो एडिएबैटिक प्रोसेस हमारे पास वर्सेस आइसोथर्म जो है वो थोड़ा हायर लेवल पे होता है, बिकॉज आइसोथर्म के अंदर टेम्परेचर हम दे रहे होते हैं, एडिएबैट में कोई टेम्परेचर हम लोग नहीं दे रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक ग्राफ्स। जो आइसोकोरिक ग्राफ्स होते हैं उनमें हमारे पास ये होता है कि दे आर दीज प्रोसेसेस आर कैरिड आउट अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। एंड जो आइसोबैरिक होते हैं दे आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। Can we keep these points into our minds? Then I'll walk you through the topic. यस सर। Okay. इनकी एग्जाम्पल्स जरूर याद रखना जब भी होती हैं। स्टार्ट में उन्होंने डेफिनेशन को डिस्कस किया, as thermal process in which temperature remains constant throughout the process। ठीक है। ग्राफ इट वुड लुक समथिंग लाइक दैट, लाइक दिस। हमारे पास जो है प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कॉस्ट टेम्परेचर जो है हमारे पास उसके अंदर, अब मुझे ये वो उसमें नजर नहीं आ रहा कि उसने टी इज इक्वल टू T1 लिखा हुआ है या टी इज इक्वल टू T2 लिखा हुआ है। मे बी टी इज इक्वल टू T2 ही लिखा होगा क्योंकि टेम्परेचर ने कांस्टेंट रहना है हमारे पास। तो हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनता है। उसने ये बताया कि अब ऑब्वियसली हीट जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर है तो वॉल्यूम हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दिस इज एट वॉल्यूम वन एंड दिस इज वॉल्यूम टू। वर्क डन वुड, all of the energy which is we are giving to the system, heat energy is utilized in doing work, जिसकी वजह से ये पिस्टन क्या होगा, मूव करेगा टू द फॉरवर्ड। और यहाँ उन्होंने उसकी रिलेशनशिप डिस्कस की हुई है। द कर्व ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्म और एरिया अंडर द शेडेड रीजन इज नोन एज वर्क डन। क्यों? क्योंकि वर्क डन, सॉरी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, बेस एंड हाइट में हमारे पास क्या आ रहा है, प्रेशर एंड वॉल्यूम आ रहा है, और वर्क डन किसके इक्वल होता है, P इंटू डेल्टा V के इक्वल होता है हमारे पास। और उन्होंने से वो सेक्शन लिए यहाँ पे। वैसे तो अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें तो ये हमारे पास वो बनती है, ट्रेपीजियम की शेप बनती है। बट वो कह रहा है कि एरिया ऑफ द ग्राफ इज गिवन एज वर्क, कॉज 1/2 PV लिखें या बात तो वही आती है ना कि ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू गिविंग अस दैट वैल्यू, एरिया ऑफ द ग्राफ नॉट ग्रेडियंट, सॉरी वो दो टोटल डिफरेंट थिंग्स होती हैं। अभी क्वेश्चंस में, सॉरी एग्जांपल्स में क्या आता है, मेल्टिंग ऑफ आइट एट 0 डिग्री C इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन, कॉज इनमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। रिएक्शन इन हीट पंप इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल, यानी जब आप हवा भर रहे होते हैं ना टायर के अंदर, इट्स एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल। फिर adiabatic process, you could see here, a process in which no heat or mass transfer between the thermodynamic system and its surrounding is called isothermal। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा इज इक्वल्स टू माइनस, अब क्योंकि ऑब्वियसली जब वो एक्सपेंड करेगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, लेस। इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बिगर, तो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। उसने में भी जस्टिफाई भी यहाँ पे किया। दिस इक्वेशन शोज दैट इफ हीट इज नॉट गिवन टू द, अब इसको दो तरीकों से बात कर सकते हैं। हमने बात किया है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम is considered negative and heat given out is negative, तो वो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे जस्टिफाई होते हैं, वो उससे यहाँ पे लिखा भी हुआ है।
अब वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा कम होगी, क्योंकि उसने अपनी सिस्टम ने अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूज करके वर्क डन किया है। तो फाइनल एनर्जी क्या होगी, लेस होगी देन द इनिशियल इंटरनल एनर्जी। और जब आप उसको वर्क करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आएगा। And the temperature and hence the internal energy of the gas decreases. While if a gas is compressed adiabatically, the temperature and hence internal energy of the system increases. तो हम V is equals to delta U लिख सकते हैं उस केस में। जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, एक्सपेंड करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल में बर्स्टिंग ऑफ टायर आ सकता है, थर्मल जो है रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू द साउंड वेव्स, जो मे भी शायद आप आगे जाके पढ़ो भी। तो जब साउंड ट्रैवल करती है क्रॉस द मीडियम, इट इज कंसिडर्ड एज कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता हमारे पास, उसके अंदर कुछ ना कुछ फैक्टर्स आते हैं। एंड क्लाउड फॉर्मेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस में भी। उन्होंने यहाँ पे ये देखो उन्होंने लिखा हुआ पीवीज का, ये जो गामा होता है ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। जी सर। तो दिस गामा इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वी नो व्हाट स्पेसिफिक हीट इज, और अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी बात करें तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट बन जाएगा। Expansion and contraction of gas clouds in interstellar region is an example. Vertical flow of air in the atmosphere is an example. The rapid expansion and compression of air while sound travel across it is known as वो। फिर thermodynamic process जिसमें which is carried out at constant volume is known as isochoric process, and the process which is carried out at constant pressure is known as isobaric। अब इसमें देख लो कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ने चेंज नहीं होना, विच मींस वर्क डन किसके इक्वल होगा, जीरो के, तो क्यू किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, डेल्टा यू के। सिमिलरली जो आइसोबैरिक प्रोसेस है उसके अंदर हमने क्या करना है, एट कांस्टेंट प्रेशर करना है हमारे पास, तो उसकी इक्वेशन क्या बनने जाएगी, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब इनकी एग्जांपल्स उन्होंने डिस्कस कर दी हुई है कि अच्छा ये जो लाइन होती है इसको आइसोबैटिक कहते हैं, वो वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल बनती है, एंड आइसोकोरिक में ये लाइन जो है हमारे पास क्या बनती है, वर्टिकल बनती है। वर्टिकल। बस वॉल्यूम ने क्या रहना है हमारे पास, कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा और प्रेशर कांस्टेंट इसमें रहता है, तो हम आइसोबैटिक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल। एग्जाम्पल्स में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है आइस फॉर्मेशन इन नेचर इन विच वॉल्यूम चेंज टू compensate energy removals while the pressure remains constant. Solid mothball made of solid material which at room temperature slowly changes to gas and becomes fumes in air. In your linen closet, वो नहीं होता जो हमारे बड़े रखते थे पेटियों के अंदर, आ, उसको क्या कहते थे, मुझे नाम से इनसे निकल गया, खुशबू के लिए होती है वो, और ताकि कीड़े वगैरह ना लगे, उसके लिए यूज, तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा, यस। लेट्स शायद वो हम पेटियों के तो अंदर मोस्टली सिंक्स में रजाइयाँ वगैरह के रखे अंदर जाते रखते हैं। हैं। वो वाइट से कलर की होती है, उसको मॉथ बॉल कहते हैं हमारे पास, वो सॉलिड से डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट हो रही थी। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोबैरिक। एंड द बॉइलिंग ऑफ वाटर टू देखिए स्टीम इन सर। एन ओपन कंटेनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। Gradient in the graph would give us the work done। उसने ये लिखा था PV graph of isobaric process is a horizontal line which is called isobar। Area under this line is equals to the work done। बाकी आइसोकोरिक के अंदर एग्जांपल आ जाती है cooking of food in a pressure cooker which is closed container, and when heat is given to the its temperature and pressure gets increased, volume remains constant। एंड व्हेन गैसोलीन, अब ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन तो समझ में आ गई ना कि इसमें वर्टिकल लाइन क्यों बन रही है, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बन रही है, यस क्योंकि सर। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। यस। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे।